आज अपन लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर अर्निंग की विदाउट इंसेंटिव प्लान। आज भाई अपन टॉपिक नंबर 2 की बात करेंगे कि यदि आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालो और लेबर अर्निंग निकालो यदि आप कोई इंसेंटिव प्लान नहीं अपनाते हो तब। तो देखो इस मामले में अपन लेबर कॉस्ट और लेबर अर्निंग कैसे निकालेंगे वो आपके साथ में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। टॉपिक नंबर 2 आज अपन डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड लेबर अर्निंग। इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखो विदाउट इंसेंटिव प्लान, यदि आप इंसेंटिव प्लान नहीं देते हो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे और डायरेक्ट लेबर अर्निंग कैसे निकालोगे उसके बारे में अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। तो देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का सीधा सा मतलब है कि आप लेबर लेबर के लिए जो भी आपके खर्चे लग रहे हैं ना वो सारी आपके लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। दूसरी बात करें डायरेक्ट लेबर अर्निंग की तो लेबर अर्निंग क्या हो जाएगी, जो लेबर को जो पेमेंट मिल रहा है फाइनली वो हो जाएगी लेबर अर्निंग। तो भाई यार यहाँ अगर अपन कॉमन सेंस लगाए तो सीधी सी बात है जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी वही लेबर अर्निंग होगी। क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या बताई मैंने कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी टोटल पेमेंट देगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर अर्निंग क्या होगी, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो पेमेंट मिल रहा है वो डायरेक्ट लेबर अर्निंग हो जाएगी। तो भाई तो देखो इस मामले में अपन को ये लग रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर अर्निंग तो एक ही बात हो गई। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो ये है एम्प्लॉयर, ये है एम्प्लॉई। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करता हूँ। तो देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे आएगी। सबसे अपन पहले लिख लेंगे बेसिक वेजेस। ठीक है भाई, उसमें मैं ऐड कर दूंगा डीएनएस अलाउंस। ठीक है, इसके अलावा मैं वर्कर को क्या दे रहा हूँ, बोनस, तो वो भी मैं ऐड कर लूंगा। इसके अलावा मैं वर्कर को क्या दे रहा हूँ, ओवर टाइम प्रीमियम, तो वो भी मैं ऐड कर लूंगा। इसके अलावा मैं वर्कर को क्या दे रहा हूँ, अदर अलाउंसेस, तो वो भी मैं ऐड कर लूंगा। तो ये पेमेंट तो आपने वर्कर को कैश में दे दिया। ठीक है, और इसके अलावा देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन पर बहुत सारे एक्ट लागू होते हैं। ठीक है, और उन एक्ट के हिसाब से उनको बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करने पड़ते हैं। तो ये तो मैंने वर्कर को कैश में दे दिया। इसके अलावा मैं एम्प्लॉयर के नाम से कुछ पेमेंट जमा करवाऊंगा। कहाँ कहाँ जमा करवाऊंगा, ईएसआई फंड में, ठीक है, पीएफ फंड में। ठीक है, ईएसआई फंड में पेमेंट करवाऊंगा, पीएफ फंड में पेमेंट करवाऊंगा। और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और भी कंट्रीब्यूशन है तो वो भी अपन ले लेंगे, तो मेरी टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। देखो भाई सीधी सी बात है, मान लो आप वर्कर को 5 रुपए की बेसिक वेजेस देते हो। ठीक है, 1 रुपए का डीए देते हो,
5,000 मान लेता हूँ, चलो 1,000 रुपये का आप डीए देते हो, 500 रुपये का आप बोनस देते हो, ठीक है, 1,000 रुपये का आप ओवर टाइम प्रीमियम देते हो, ठीक है, 500 रुपये के आप अदर अलाउंस देते हो, तो आप वर्कर को टोटल कैश पेमेंट कितना दे रहे हो? 5, 6, 7, 8 हज़ार, ठीक है। और उसके नाम से वो आपने कुछ पेमेंट ईएसआई फंड में जमा करवा दी है, मान के चलो 1,200 रुपये, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा तो हुआ है ना लेबर पर, ये भी आपका खर्चा ही है, और बाद में किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे मान के चलो आपने पीएफ में जमा करवा दिया 800 रुपये, तो टोटल आपका जो खर्चा है वो 10,000 का है, तो आपकी जो लेबर कॉस्ट है ना वो 10,000 रुपये मानी जाएगी, ठीक है भाई। ये तो बात हो गई लेबर कॉस्ट की। भाई सीधी सी बात है, आप जो वर्कर को कैश में दे रहे हो वो टोटल पेमेंट जोड़ लो, और उसके नाम से आप जो उसके लिए बेनिफिट जमा करवा रहे हो वो जोड़ लो, तो टोटल खर्चा अपना जो लगा है वो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेबर अर्निंग की। तो देखो लेबर अर्निंग में क्या होगा, लेबर अर्निंग में आपने एम्प्लॉय को बेसिक वेजेस दी, वो मैं ऐड कर लूंगा भाई। ये तो बात हुई कि एम्प्लॉयर के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ। अब एम्प्लॉय की जेब में कितने रुपए आए, एम्प्लॉय के पास कितने रुपए आए, उसका अपन टोटल कर लेंगे तो अपनी वो लेबर अर्निंग आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर कोई सिंपल दिमाग लगाए तो वो यही बोलेगा कि यार जो लेबर कॉस्ट है वो लेबर अर्निंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेसिक वेजेस दी मैंने एम्प्लॉय को, इसके अलावा एम्प्लॉय को मैंने डीए दिया, तो भाई मेरे को डीए मिला। इसके अलावा एम्प्लॉय को बोनस का अमाउंट मिला है, तो वो मैं ऐड कर लूँगा। इसके अलावा एम्प्लॉय को ओवर टाइम प्रीमियम मिला है, ठीक है, वो मैं ऐड कर लूँगा। इसके अलावा एम्प्लॉय को क्या मिला है, कोई अदर अलाउंस मिले हैं, तो वो भी मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मान के चलो जैसे 5,000 प्लस 1,000, 500, 1,000, 500, तो टोटल जो मेरे को पेमेंट मिला है ना वो मिला है 8,000 का, ठीक है। ये पेमेंट मेरे को थोड़ी मिला है, ये तो मेरे नाम से अकाउंट में जमा हुआ है, ठीक है, ये तो मेरे को बाद में मिलेगा, ठीक है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये इन इन प्लान की जो भी स्कीम है, ठीक है, इनके बारे में आप लॉ में और टैक्सेशन में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये अमाउंट कब मिलता है। तो अभी तो नहीं मिल रहा ना मेरे को ये पेमेंट, ठीक है, ये तो मेरे नाम से जमा हो रहा है, मेरे को तो ये पेमेंट मिल रहा है। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, पेमेंट एम्प्लॉयर जमा करवाता है, ठीक है, कुछ पेमेंट तो इन अकाउंट्स में एम्प्लॉयर जमा करवाता है और कुछ पेमेंट एम्प्लॉय को जमा करवाना पड़ता है। तो जो एम्प्लॉय, अब जैसे मेरे को 8,000 रुपये मिले, ठीक है, तो इस 8,000 में से कुछ पेमेंट तो मैं ईएसआई में जमा करवा दूंगा, ठीक है, जो भी अपन को क्वेश्चन ने दे रखा होगा वो अपन ले लेंगे। मान के चलो ये 600 रुपये जमा करवा देता है। कुछ पेमेंट ये पीएफ में जमा करवाएगा, मान के चलो 400 रुपये जमा करवाता है, तो इसके जेब में तो 7,000 रुपये है, तो जो लेबर अर्निंग होगी वो अपनी 7,000 की होगी, ठीक है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है 10,000 और 7,000 का, ठीक है, ये इन अकाउंट में है 3,000 का, 1,200 प्लस 800 ये तो एम्प्लॉयर ने जमा करवाया, 600 प्लस 400, ठीक है, ये एम्प्लॉय वेलफेयर अकाउंट में ये पेमेंट जमा हो गया 3,000 का। तो देखो अपन जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो लेबर कॉस्ट अपन 10,000 रुपये मानेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट से तो अपन 10,000 रुपये चार्ज करेंगे ना, क्योंकि भाई अपने यहाँ से तो टोटल खर्चा 10,000 का हुआ है। जबकि यदि लेबर ये देखना चाहे कि मेरे को कितना पेमेंट मिला है, ठीक है, तो लेबर अर्निंग निकालने के लिए अपन 7,000 रुपये लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो यदि मैं आगे बात करूं तो देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको यदि वेजेज दे देना, यदि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि बेसिक वेजेज, तो उसका मतलब आपको बेसिक वेजेज ही मानना है,
लेकिन यदि आपको क्वेश्चन बोल दे वेजेज, तो देखो वेजेज का मतलब अपन मानेंगे बेसिक वेजेज प्लस डीए। ठीक है। अब यदि आपको क्वेश्चन में डीए परसेंटेज में दे दे, यदि ये डीए यदि आपको ऐसे बोल दे कि इतना परसेंट है, 5% है, 10% है, तो ये हमेशा अपन वेजेज का लेंगे। और वेजेज का मतलब क्या होता है? बेसिक वेजेज, ठीक है, सॉरी बेसिक वेजेज का लेंगे, ये वेजेज का नहीं लेंगे। यदि आपको डीए परसेंटेज में दे दे तो ये अपन हमेशा बेसिक वेजेज का लेंगे। ठीक है भाई। लेकिन इसके अलावा यदि बोनस, ओवरटाइम प्रीमियम, अदर अलाउंस, ईएसआई, पीएफ कुछ भी आपको अमाउंट में दे दे तो अपन सीधा सीधा अमाउंट ले लेंगे। लेकिन यदि ये परसेंटेज में दे दे और अपन को ये बता दे भाई ये किसका कितना परसेंट है, तो उसका ले लेंगे। लेकिन यदि इनमें से कोई भी चीज आपको परसेंटेज में बता दे और ये नहीं बता रहा है कि नहीं बता रहा क्वेश्चन कि ये किसका लेना है, तो वो अपन वेजेज का लेंगे। और वेजेज का मतलब क्या मानना है आपको? बेसिक वेजेज प्लस डीए। ठीक है भाई, एक बार दोबारा और समझा देता हूं मैं आपको। देखो डीए परसेंटेज में दे दे तो ये हमेशा अपन को बेसिक वेजेज का लेना है। लेकिन यदि बोनस, ओवरटाइम प्रीमियम, अदर अलाउंस कोई भी हो, ईएसआई, पीएफ कुछ भी आपको यदि अमाउंट में दे दे तो अपन सीधा सीधा अमाउंट ले लेंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी आपको परसेंटेज में दे दे और क्वेश्चन बता दे कि ये किसका परसेंटेज लेना है, बेसिक वेजेज का लेना है या डीए का लेना है या बेसिक वेजेज प्लस डीए का लेना है या कुछ और बता दे, तो अपन उसका परसेंटेज ले लेंगे। लेकिन यदि इनमें से कोई भी अमाउंट परसेंटेज में दे दे और ये नहीं बता रखा है कि ये किसका परसेंटेज लेना है, तो उस कंडीशन में अपन वो वेजेज का लेंगे। और वेजेज का मतलब क्या होता है? बेसिक वेजेज प्लस डीए, ये मान के चलना है अपन को। ठीक है। अब इसके बाद में यदि मैं आगे बात करूं तो देखो आपको कई बार क्वेश्चन में केवल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछेगा तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको केवल डायरेक्ट लेबर अर्निंग पूछेगा तो अपन डायरेक्ट लेबर अर्निंग निकाल देंगे। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर अर्निंग दोनों पूछ लेगा, तो इस मामले में अपन दोनों निकाल देंगे। लेकिन देखो इसमें भी क्या होगा कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ना एम्प्लॉय वेलफेयर अकाउंट में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ये आपको दोनों का अलग अलग दे देगा कि एम्प्लॉयर ने तो इतना किया है और एम्प्लॉय ने इतना किया है कंट्रीब्यूशन, तो अपन उस हिसाब से ले लेंगे। लेकिन यदि ये आपको ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपको अलग अलग नहीं दे रखा है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय का मान लेंगे। और यदि आपको एम्प्लॉय का दे रखा है और एम्प्लॉयर का नहीं दे रखा है, तो जो एम्प्लॉय का है वही अपने एम्प्लॉयर का मान लेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई अपनी। इसके बाद में देखो आगे एक पॉइंट और अपन को डिस्कशन करना है। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर या वेज रेट पर आवर, एक ही बात है। देखो ये कैसे निकलेगी? टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल लेबर आवर। आपकी जो टोटल लेबर कॉस्ट है वो अपन ने ऊपर निकाल ली, उसमें आपको नॉर्मल लेबर आवर से डिवाइड करना है, तो आपकी इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर आ जाएगी। ठीक है। अब देखो नॉर्मल लेबर आवर कैसे आते हैं? टोटल लेबर आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। यदि टोटल लेबर आवर में से मैं नॉर्मल आइडल टाइम को लेस कर दूंगा तो अपने पास नॉर्मल लेबर आवर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखो एक चीज होती है आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है?
एक्चुअल आर पेड माइनस एक्चुअल आर वर्कड। भाई साल भर में जो एम्प्लॉय ने काम किया है ना, वो मान लो 2400 घंटों का, अपन जो एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहे हैं वो 2400 घंटों का दे रहे हैं, जबकि एम्प्लॉय ने जो काम किया है वो 1800 घंटों का ही किया है। तो सीधी सी बात है 600 घंटे आइडल रहे हैं। ठीक है, मतलब 600 घंटे का मैंने पेमेंट तो दिया है, लेकिन 600 घंटे एम्प्लॉय ने काम नहीं किया है, ये आइडल टाइम कहलाता है। ठीक है भाई, एम्प्लॉय को जो अपन ने मैंने वेजेस दिए ना वो टोटल 2400 घंटों की दी है, जबकि उसने वर्किंग की है 1800 घंटों की। तो जो 600 घंटे हैं जिसका अपन ने पेमेंट किया है वो आइडल टाइम है, मतलब उसमें एम्प्लॉय ने काम नहीं किया है। ठीक है, तो अब आइडल टाइम की मैं बात करूं तो ये 600 घंटे काम नहीं किए, इसके दो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है अब नॉर्मल आइडल टाइम। भाई एक देखो, आइडल टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब अपन ये 600 घंटों का अपन एनालिसिस करेंगे कि भाई ये 600 घंटे एम्प्लॉय ने काम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो उसके देखो दो रीजन हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल आइडल टाइम, एक हो सकता है अब नॉर्मल आइडल टाइम। तो देखो नॉर्मल आइडल टाइम वह आइडल टाइम होता है जो प्लान्ड होता है या जिसे रोका नहीं जा सकता। ये होता है नॉर्मल आइडल टाइम। जबकि अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, जो अनप्लान्ड होता है, जिसे रोका जा सकता है। नॉर्मल आइडल टाइम, अब मैं इसकी डिटेल में आपके साथ इसका डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। तो देखो नॉर्मल आइडल टाइम वह आइडल टाइम होता है जो प्लान्ड होता है, जिसे रोका जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो नॉर्मल आइडल टाइम अपन वर्कर को पहले से बता बता देते हैं, भाई इतने घंटे तू काम नहीं करेगा ना तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो पहले से प्लान किया हुआ होता है और उसे अपन रोक भी नहीं सकते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, तो मान के चलो एक कपड़े की फैक्ट्री है। ठीक है, तो भाई कपड़े की फैक्ट्री में क्या होता होगा, वर्कर आता होगा। ठीक है, अब वर्कर का टाइम है ना वो है 10 से लेकर 5 बजे तक। तो 10 बजे वो गेट में एंटर कर देता है। तो गेट में एंटर करने के बाद में वो सिलाई की मशीन पर जाने से पहले कम से कम 15 मिनट वेस्ट कर देता है। कैसे करेगा भाई, पहले वो अपन साथ ही अपने जो उसके साथ में काम करने वाले उनको पूछेगा, और बताओ क्या हाल चाल है, ये वो 5-10 मिनट तो उनसे बातें करेगा। ठीक है, फिर 4-5 मिनट वो मशीन को चालू करने में लगा देगा। तो ये 15 मिनट है। ठीक है, ये 15 मिनट नॉर्मल आइडल टाइम में गिनी जाएगी, क्योंकि भाई उसकी जो सैलरी है ना वो तो फैक्ट्री में एंटर करते ही चालू हो जाएगी। ठीक है, ये उसने 15 मिनट वेस्ट कर दिए ना, इसकी अपन उसको सैलरी देंगे, क्योंकि ये प्लांट होता है, ये 15 मिनट भाई वेस्ट होंगे ही होंगे, और ये उस अकेले के नहीं हो रहे, ये सभी वर्कर के हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, अपन वर्कर को 2 बार चाय देते हैं। ठीक है, एक बार चाय पीने में वो 5 मिनट लगाता है। ठीक है, मतलब चाय भी पिएगा, थोड़ी बहुत बातें बातें करेगा, सब मिलाकर 5 मिनट बता रहा हूँ मैं, है ना। तो 2 बार चाय पिएगा तो वो 10 मिनट वेस्ट करेगा। ठीक है, अब अपन उस 10 मिनट की भाई सैलरी काट तो सकते हैं नहीं। ठीक है, उस 10 मिनट के भी अपन उसको पेमेंट देंगे, और ये भी प्लान्ड होता है। ठीक है, और देखो एक और चीज, इसका अपन एक और यदि इसकी विशेषता की बात करें तो ये नॉर्मल रूटीन मतलब डेली डेली बेसिस पर होता है। भाई ये जो 10 मिनट है, ये डेली वो चाय पिएगा 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट डेली वेस्ट होंगे, ये प्लान्ड होता है, इसे रोक नहीं सकते आप। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा। इसके बाद में क्या होगा 1 बजे वर्कर खाना खाना चालू करेगा। ठीक है, तो खाना खाने में
में उसको आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, तो ये जो उसका खाना खाने का टाइम है ये भी नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा, क्योंकि ये प्लान्ड होता है। ठीक है, डेली बेसिस पर होता है, इसे अपन रोक नहीं सकते, तो ये भी नॉर्मल आइडल टाइम में माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूं, इसके बाद में क्या होगा, वर्कर खाना खाने के बाद में क्या करता है, आधा घंटा भाई डेली आराम करता है, सोता है। ठीक है, तो वो भी नॉर्मल आइडल टाइम होता है, डेली बेसिस पर होता है, सभी वर्कर करते हैं। ठीक है, प्लान्ड होता है, इसे अपन रोक नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, वर्कर हर संडे की छुट्टी करेगा। ठीक है, वो भी नॉर्मल आइडल टाइम होता है। ठीक है, उसे अपन, वो प्लान्ड होता है, उसे अपन रोक नहीं सकते, उसका अपन को पेमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी नॉर्मल आइडल टाइम में कैलकुलेट होता है। इसके अलावा अपन ने वर्कर को बोल रखा है भाई साल भर में है ना तू 30 दिन की छुट्टी कर सकता है। ठीक है, उसकी हम आपको पेमेंट दे देंगे, तो वो भी नॉर्मल आइडल टाइम कहलाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसको उसका पेमेंट मिल रहा है, ये प्लान्ड होता है। ठीक है, ये हर एक वर्कर के लिए होता है। ठीक है, और इसे आप रोक नहीं सकते, इसे इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि भाई सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। तो अगर आप ये नहीं दोगे तो जो आपका एम्प्लॉय वो आपको छोड़ के चल जाएगा, वो बोलेगा कि यार सभी ऑर्गेनाइजेशन में पेड हॉलीडे देते हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल आइडल टाइम की बात होगी। तो देखो नॉर्मल आइडल टाइम की जो लेबर कॉस्ट है ना, वो अपन क्या करेंगे, बाकी बचे हुए जो नॉर्मल लेबर आर है ना, उसी में इंक्लूड करके अपन टोटल लेबर कॉस्ट में चार्ज कर देंगे। मतलब बाकी जो नॉर्मल लेबर आर है उसी से अपन इसको एडजस्ट करके टोटल लेबर कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये जो पेमेंट है ना ये अपन कस्टमर से रिकवर करेंगे। ठीक है, ये जो पेमेंट है ना नॉर्मल आइडल टाइम का, ये अपन, अगर आप अल्टीमेटली इसका इफेक्ट देखोगे ना, तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि ये जो पेमेंट है वो आप अल्टीमेटली कस्टमर से ही रिकवर कर रहे हो। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई नॉर्मल आइडल टाइम की। अब बात करते हैं अपन अब नॉर्मल आइडल टाइम की। देखो अब नॉर्मल आइडल टाइम की यदि मैं बात करूं, तो देखो ये अनप्लान्ड होता है, इसे रोका जा सकता है। ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता हो गई है डेली बेसिस पर नहीं होता, ये डेली बेसिस पर नहीं होता है। कैसे भाई, इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखो इसके में यदि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, तो पावर कट हो गई, ठीक है, बिजली कट गई और अब वर्कर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये अब नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा। भाई सीधी सी बात है, इसे आप रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो, आप जनरेटर लगवा कर रखो। ठीक है, ये अनप्लान नहीं होता, अचानक हो गया। ठीक है, ये डेली बेसिस पर नहीं होता। सही बात है भाई। इसके अलावा यदि मैं कोई और एग्जांपल बताऊं, तो मतलब मशीन रुक गई। ठीक है, मशीन जो सिलाई कर रहे थे वो अचानक चलते चलते ही रुक गई। ठीक है, तो वो भी हम अब तो वर्कर क्या करेगा, उस वो मशीन वापस से रिपेयर वगैरह होगी तो उसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो वर्कर का जो टाइम वेस्ट हुआ वो नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा। क्यों भाई, ये अनप्लान्ड है, अचानक हो गया, इसे आप रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे भाई, टाइम टू टाइम मशीन की मेंटेनेंस करवा के रखते, या एक दो मशीन एक्स्ट्रा रख लेते। ठीक है, कि वो खराब हो गई तो उसको रख दी, दूसरी लाकर उसकी जगह लगा दी और उस पर वर्कर काम कर रहा होता है। ठीक है, ये डेली बेसिस पर नहीं होता है, मशीन रोज थोड़ी खराब होती है। इसके अलावा मैं आपसे और एग्जांपल की बात करूं, तो देखो वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, वो भी अब नॉर्मल आइडल टाइम कहलाता है। ठीक है, अनप्लान्ड होता है, अचानक हो गया। ठीक है, इसे आप रोक सकते थे, कैसे रोक सकते थे भाई, वर्कर से आप जाकर बात करो। ठीक है, उनको समझाओ, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करो। इसके अलावा ये डेली बेसिस पर नहीं होता है, तो ये अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। अब देखो अब नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन, वो यहाँ पर मेन है। देखो नॉर्मल आइडल टाइम का अपन ने ट्रीटमेंट कैसे किया, बाकी बचे हुए जो लेबर आ रहे हैं उसी में अपन ने उसको शामिल कर लिया। ठीक है, और कस्टमर से अपन ने वो पेमेंट रिकवर कर लिया। ठीक है, जबकि अब नॉर्मल आइडल टाइम है ना, उसका जो पेमेंट बनता है, ठीक है, वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, उसको आपको कोस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको अपना पर्सनल जो आपका प्रॉफिट वो है ना, उसी में से आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। आप उसका जो अमाउंट है वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते।
ठीक है, इसका देखो लॉजिक में मैं बताता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि देखो नॉर्मल आइडल टाइम तो सभी फैक्ट्रीज में होता है, सब जगह होता है, ठीक है, तो सभी कस्टमर से चार्ज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यदि आप अबनॉर्मल आइडल टाइम का पेमेंट यदि आप कस्टमर से चार्ज करोगे तो देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, तो आपका प्रॉफिट का मार्जिन भी उसी हिसाब से बढ़ के आपकी जो सेल प्राइस है ना वो आपके कंपटीटर से ज़्यादा हो जाएगी। तो यदि आपकी सेल प्राइस कंपटीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो भाई जो आपका आपका जो कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट क्यों लेगा, ठीक है, वो तो जहाँ पर उसको सस्ता पड़ रहा है वहाँ से जाकर लेगा, ठीक है। तो यदि आप नॉर्मल आइडल टाइम यदि चार्ज कर रहे हो तो उससे आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो सभी जगह हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि अब नॉर्मल आइडल टाइम की यदि आप कॉस्ट कस्टमर से चार्ज कर रहे हो तो आपके कस्टमर आपको छोड़ के चल जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसका जो अब नॉर्मल आइडल टाइम का जो अपन को कॉस्ट हुई वो आप अपने पर्सनल प्रॉफिट से कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके चार्ज कर लो भाई, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब यदि ये देखो मैंने ये जो आपको समझे ये चीजें समझाई है ना, तो आपके घर में कोई भी बंदा हो जो सैलरीड पर काम करता हो, ठीक है, आपका बड़ा भाई हो, पापा हो, चाचा ताऊ हो, कोई भी हो, ठीक है, तो आप उनकी सैलरी स्लिप उठाकर देख लेना, आपको ये सभी चीजें उसमें मिल जाएगी, ठीक है। आप उनकी सैलरी स्लिप देखोगे ना तो आपको वहाँ मिलेगा बेसिक वेजेज, डीए, बोनस, ड्रेस अलाउंस, ठीक है, यूनिफॉर्म वो सॉरी ड्रेस अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, फिर उसमें से आपको ये लेस किए हुए दिखेंगे ईएसआई, पीएफ या अदर कोई भी वेलफेयर स्कीम में पेमेंट करवाए तो वो सब ये पेमेंट आपको मिलेगा। और ये ग्रोस टोटल सैलरी में से ये लेस करके आपको नेट सैलरी दिखेगी। तो आप घर में कोई सैलरीड पर कोई काम कर रहा हो, ठीक है, आपके घर का कोई मेंबर, तो आप उनकी सैलरी स्लिप उठा के देख लेना, आप समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं बात करता हूँ। एक्स एन एम्प्लॉई है, ठीक है भाई, किसका एबीसी कंप्लीट का, गेट द फॉलोइंग इमेलुमेंट्स एंड बेनिफिट, उसको निम्नलिखित ये पेमेंट मिलता है, ठीक है, बेसिक पे मिलता है उसको 1000 रुपये पर मंथ का। तो भाई 1000 रुपये पर मंथ का यदि बेसिक पेमेंट मिलता है तो टोटल वेजेज 12,000 की हो जाएगी, 1000 रुपये एक महीने की है तो 12 महीने की 12,000 हो जाएगी। उसको अपन डीए दे रहे हैं 200 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का डीए कितना हो जाएगा, 2400 रुपये का। बोनस 20% दे रहे हैं सैलरी एंड डीए का, तो देखो सैलरी कितनी है 12,000 प्लस डीए कितना है 2400, 12,000 प्लस 2400 का 14,400 हो गया, का 20%, 2880 का बोनस आ गया, ठीक है। और अदर अलाउंस की यदि अपन बात करें तो 250 रुपये पर मंथ के हैं, तो अदर अलाउंस 250 रुपये पर मंथ के हैं, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे 3,000 रुपये, ठीक है। ये पेमेंट तो अपन ने एम्प्लॉय को केस में दे दिया, ले भाई तू ले जा, तेरे घर पर ले जा। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की है पीएफ में, किसका 10% सैलरी एंड डीए का, सैलरी एंड डीए का 10%, तो सैलरी एंड डीए अपनी थी, इन दोनों को जोड़ा था तो 14,400 और उसका 10% 1440, ये पेमेंट मैंने उसके नाम से एम्प्लॉय वेलफेयर अकाउंट में जमा करवा दी है। तो भाई टोटल मेरे यहाँ से जो खर्चा हुआ है ना वो हो रहा है 21,720 का, 21,720 का, तो जो मेरी टोटल लेबर कॉस्ट है वो आ जाएगी 21,720 की। अब मैं आगे बात करता हूँ।
एक्स वर्क्स फॉर 24 आवर पर एनम, एक्स है जो साल भर में 2400 घंटे काम करता है, आउट ऑफ विच 4 आर नॉन प्रोडक्टिव, उनमें से 4 घंटे वो नॉन प्रोडक्टिव रहता है। ठीक है, मतलब कि अपन ने उसको जो पेमेंट दिया है ना वो तो 2400 घंटों का दिया है, जबकि 400 घंटे आइडल टाइम रहा है, मतलब 400 घंटे का, मतलब 400 घंटे का भी अपन ने पेमेंट किया है, लेकिन 400 घंटे उसने काम नहीं किया है, तो भाई अपन उसको पेमेंट तो 2400 घंटों का कर रहे हैं। ठीक है, जबकि 400 घंटे का उसने काम नहीं किया है। ठीक है, तो उसने काम कितने की घंटे किया है, 200 घंटे। ठीक है, एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम, और ये जो 400 घंटे है ना ये पूरे के पूरे आपके नॉर्मल आइडल टाइम ही इनको आपको मानना है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्मल आइडल टाइम को क्या करना है आपको, बाकी बचे जो लेबर आ रहा है, ठीक है, उससे अपन चार्ज कर लेंगे। तो भाई मेरे को जो चार्ज करनी है लेबर कॉस्ट वो टोटल करनी है 21,720 की, 21,720 रुपए की मेरे को टोटल लेबर कॉस्ट चार्ज करनी है। ठीक है, कितने घंटे के लिए, 2000 घंटे के लिए। तो इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट फॉर एम्प्लॉय एक्स वो आ जाएगी आपकी 21,720 डिवाइडेड बाई 2000, 10.86। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मान के चलो आपको क्वेश्चन बोले कि भाई एक बंदा, अपन ने फिक्स कर दी कि 1 घंटे के लिए अपन 10.86 रुपए चार्ज करेंगे। अब आपके पास एक काम आता है, ठीक है, और वो आपको बोलता है कि भाई मेरा काम कर दो, ठीक है, और उसमें आपके 50 घंटे लगेंगे, तो उस काम के लिए मैं कितने रुपए चार्ज करूंगा, 10.8 इंटू 50, 540 रुपए की लेबर कॉस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो 400 घंटे हैं वर्कर ने काम नहीं किया ना, जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जेब से नहीं लग रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अब भाई मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूँ ए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी। ठीक है, सॉल्यूशन नीचे कर रखा है लेकिन मैं यहाँ और करवा देता हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है, 2 वर्कर है, ठीक है, उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट है ना वो XYZ 3 प्रोडक्ट में, वो XYZ 3 जॉब आपके पास आए उसमें बांट के बतानी है। देखो अपन को क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपको जो लेबर कॉस्ट है ना वो 3 जॉब 3 काम किया आपने उन तीनों में बांट के बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए भाई सीधी सी बात है, मेरे को सबसे पहले लेबर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तभी मैं बांट के बता सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये अपन को लेबर कॉस्ट निकालनी है। दूसरी चीज क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी, और आपको लेबर अर्निंग भी निकालनी है वर्कर ए एंड बी में। लेबर कॉस्ट और लेबर अर्निंग में जो डिफरेंस होता है वो आपको पता है। ठीक है, निकाल देंगे। पर्टिकुलर फॉर ए मंथ एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब XYZ, और XYZ तीनों जॉब्स में आपको लेबर कॉस्ट भी एलोकेट करके बतानी है। ठीक है, देखो बेसिक वेजेज में दे रहा हूँ ए एंड बी। बेसिक वेजेज ए को दे रहा हूँ मैं 100 रुपये, बी को दे रहा हूँ मैं 160 रुपये। इसके अलावा मैं डीए दे रहा हूँ, वर्कर ए को 50%, तो 100 का 50% करोगे तो 50 रुपये, बी का 160 का 50% करोगे तो 80 रुपये। ठीक है, बेसिक वेजेज भी हो गई, डीए भी हो गया। इसके अलावा देखो ओवर टाइम, वर्कर ए ओवर टाइम कर रहा है तो मैं ओवर टाइम का भी पेमेंट दे दूंगा। ठीक है, वर्कर बी नहीं कर रहा, केवल वर्कर ए कर रहा है। तो देखो ओवर टाइम के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को कि आपकी जो नॉर्मल वर्किंग है ना वो 1 महीने में 200 घंटे की है, मतलब एक वर्कर 1 महीने में
200 घंटे काम करता है। और ओवर टाइम आपको कैसे पेमेंट करना है? डबल। किसका करना है भाई? डबल। टोटल नॉर्मल वेजेज, नॉर्मल वेजेज कितनी है आपकी? 100 रुपए प्लस डीए 50। ठीक है। और जो वर्कर है वो कितने घंटे काम करता है? 200 घंटे। ठीक है। तो भाई आप बेसिक वेजेस तो 100 रुपए दे रहे हो, ठीक है, डीए के आप 50 रुपए दे रहे हो, तो आप जो टोटल पेमेंट दे रहे हो ना बेसिक वेजेस प्लस डीए का, वो 150 रुपए का दे रहे हो, ठीक है, 200 घंटे के लिए। तो 1 घंटे की वेज रेट कितनी आई? 0.75। ठीक है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बेसिक वेज रेट पर आर है ना, बेसिक वेजेस प्लस डीए की जो पर आर रेट है, उसको आप डबल कर लो। तो भाई मैं इसको डबल करूंगा तो वो हो जाएगी 1.5 रुपए। ठीक है। और वो जो वेज रेट है, वो जो रेट है ना, उसको आपको ओवर टाइम के लिए रेट लेनी है। तो भाई ओवर टाइम में के लिए मैंने 10 घंटे काम किए, तो मेरे जो टोटल ओवर टाइम का पेमेंट होगा वो 150 रुपए का हो जाएगा। वर्कर बी ने कोई ओवर टाइम किया नहीं। देखो भाई क्वेश्चन ने अपन को बोला है कि आपको नॉर्मल वेजेस प्लस डीए, ठीक है, दोनों मिलाकर 150 है। इसकी पहले तो आप आर्ली रेट निकालो। भाई 150 रुपए दे रहा हूं मैं 200 घंटे काम करने के लिए, तो 1 घंटे की जो आर्ली रेट आई है वो क्या आई है? 0.75। और आपको ओवर टाइम के लिए इसका डबल करना है, तो भाई इसका मैं डबल कर देता हूं, तो ओवर टाइम के लिए जो आर्ली रेट होगी ना वो हो जाएगी 1.5। ठीक है। और ओवर टाइम में कितने घंटे काम करता हूँ? 10 घंटे। तो जो ओवर टाइम के लिए जो वेजेज हो जाएगी वो मेरी 150 रुपए की हो जाएगी। तो भाई वर्कर को 100 रुपए में केस में दे रहा हूँ, 50 रुपए केस में दे रहा हूँ, और 150 रुपए ओवर टाइम के केस में दे रहा हूँ। तो टोटल जो मैं पेमेंट दे रहा हूँ ना केस में, भाई ये देखो 15 रुपए आएगी। ठीक है। 100 + 50, 150 रुपए दे रहा हूँ मैं 200 घंटों के लिए, तो 1 घंटे के लिए 0.75। ठीक है। और यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1.5 आर्ली रेट आ गई, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 15 रुपए आ गई। तो देखो वर्कर ए को 100 रुपए का तो मैं बेसिक वेजेस दे रहा हूँ, 50 रुपए की डीए दे रहा हूँ, ठीक है, 50 रुपए का ओवर टाइम दे रहा हूँ, सॉरी 15 रुपए का। 100 + 50 + 15, तो टोटल में 165 रुपए दे रहा हूँ। जबकि वर्कर बी को 160 रुपए बेसिक वेजेस के दे रहा हूँ, 80 रुपए डीए के दे रहा हूँ, तो टोटल 240 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है। अब यदि मैं इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और ऐड कर देता हूँ तो मेरे की लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अब देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में कर रहा है 8%, 8%। किसका? बेसिक वेजेस का लेना है। तो भाई मैं पीएफ की बात करूं तो ए की जो बेसिक वेजेस है वो 100 रुपए की है, ठीक है, उसका 8% 8 रुपए। और बी की यदि मैं बात करूं तो 160 का 8% 12.8। ठीक है, ये हो गई पीएफ की बात। इसके बाद में कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 2%, 2%। तो भाई यदि मैं ईएसआई की बात करूं तो ईएसआई में भी वही क्वेश्चन बोल रहा है कि बेसिक वेजेस का 2%, 2% लेना है, तो 100 का 2% 2 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 160 का यदि मैं 2% करूंगा तो 3.20 रुपये हो गए। भाई ये पेमेंट तो मैंने एम्प्लॉय को कैश में दे दिया, ये उसके नाम से उसके वेलफेयर अकाउंट में जमा करवा दिया, तो टोटल कॉस्ट तो मेरे लिए इन दोनों का टोटल ही आएगी ना। तो 165 + 10 175 रुपये, और 12.5 + 3.2, सॉरी 12.8 + 3.2 + 240, 256 रुपये की वर्कर बी की आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास आ गई
टोटल लेबर कॉस्ट। अब भाई क्वेश्चन ने अपन को ये बोला है कि ये जो टोटल लेबर कॉस्ट आई ना आपकी, ठीक है, वर्कर ए एंड बी की, इन दोनों ने मिलकर जॉब एक्स पर काम किया है, जॉब वाई पर काम किया है और जॉब जेड पर काम किया है। और इन्होंने जो टाइम दिया है ना, वर्कर ए ने तो जॉब एक्स पर 40% टाइम दिया है, ठीक है, जो वाई पर 30% टाइम दिया है, जॉब जेड पर 30% टाइम दिया है। लेकिन जबकि जो वर्कर बी है ना, उसने जॉब एक्स पर 50% टाइम दिया है, जो वाई पर 20% टाइम दिया है और जॉब जेड पर 30% टाइम दिया है, ठीक है। तो उसी अनुपात में अपन इसकी वेजेस दे देंगे। तो भाई यहाँ मैं कॉलम बना लेता हूँ, जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें वर्कर ए की। अब देखो इसमें एक और पॉइंट दे रखा है कि जो वर्कर ए ने ओवर टाइम किया है ना, वो केवल जो वाई पर किया है, ठीक है। तो जो ओवर टाइम का पेमेंट है वो केवल अपन जो वाई से चार्ज करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ओवर टाइम की बात करूं तो ओवर टाइम का जो पेमेंट है वो कितने रुपए का, 15 रुपए का। तो देखो मैं 15 रुपए केवल जो वाई को दे दूंगा। इसके अलावा जो नॉर्मल वर्किंग है उसके लिए अपन ने टोटल अपन ने 175 रुपए दिए, ठीक है। उसमें से 15 रुपए ओवर टाइम के दिए, तो उसके अलावा 160 रुपए बचे। तो 160 का 40%, 64 रुपए में जॉब एक्स को दे दूंगा, इंटू 3/4। 48 रुपए में जॉब वाई को दे दूंगा, ठीक है, और 48 रुपए में जॉब जेड को दे दूंगा, ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ने अपन को ये बोल रखा है कि जो वर्कर ए ने ओवर टाइम किया है ना, वो केवल वाई, जो वाई से, जो केवल जो वाई पर किया है। तो भाई जो ओवर टाइम का पेमेंट है वो तो अपन जो वाई से रिकवर करेंगे ना। तो ये मैंने ओवर टाइम है वो जो वाई को दे दिए। इसके अलावा जो बाकी उसकी सैलरी बची है 160 रुपए की, बाकी जो लेबर कॉस्ट उसकी बची है 160 रुपए की, वो उसने जिस जॉब पर जितना काम किया है उतना अपन चार्ज कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वर्कर बी की। तो देखो वर्कर बी को अपन ने 256 रुपए दिए, तो 256, वर्कर बी ने जॉब एक्स पर काम किया 50%, तो 128 रुपए तो मैं जॉब एक्स को दे दूंगा, इंटू 2/3, 256 का 20%, 51.2 रुपए में जॉब वाई को दे दूंगा, और 76.8 रुपए में जॉब जेड को दे दूंगा। अब टोटल जो चार्जेबल अमाउंट है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई जॉब एक्स पर वर्कर ए ने 64 रुपए का काम किया है, वर्कर बी ने 128 रुपए का काम किया है, तो जॉब एक्स से तो अपन 192 रुपए चार्ज कर लेंगे। जॉब वाई की बात करूँ तो जॉब वाई पर वर्कर ए ने ओवर टाइम किया तो 15 रुपए उसके चार्ज कर लेंगे, प्लस उसने नॉर्मल वर्किंग की उसके लिए 48 रुपए चार्ज कर लेंगे, प्लस 51.2 रुपए, टोटल 114.2 रुपए चार्ज कर लेंगे। इसी तरह जॉब जेड की बात करें तो 48 प्लस 76.8, 124.8, ये देखो आ गई। इस हिसाब से मैंने चार्ज कर लिया। देखो भाई सीधी सी बात है कि आपको टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी है, वो मैंने निकाल ली, ठीक है। अब जिस लेबर ने जिस जॉब पर जितना काम किया है, ठीक है, उतनी उसको लेबर कॉस्ट दे दो उस जॉब को, ठीक है। यहाँ पर वर्कर ए ने ओवर टाइम केवल वाई के लिए काम किया है तो केवल उसका ओवर टाइम का पेमेंट है वो वाई से चार्ज कर लेंगे। बाकी जो नॉर्मल वर्किंग है उसका अपन उसकी वर्किंग के अनुपात में चार्ज कर लेंगे, ठीक है। ये तो देखो बात हो गई लेबर कॉस्ट की। अब अपन को क्वेश्चन ने लेबर अर्निंग के बारे में भी पूछा था। तो देखो लेबर अर्निंग की यदि मैं बात करूं तो यदि देखो मैं लेबर अर्निंग की बात करूं तो लेबर अर्निंग ये आपको अलग से करना है, यही नहीं करना है, ठीक है। आप अलग से फॉर्मेट बनाओगे तो लेबर अर्निंग की यदि मैं बात करूं
तो उसमें आप कैसे निकालोगे? ये प्लस है, यहाँ तो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इसकी जगह आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर दोगे। ठीक है, देखो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ तो माइनस कर दोगे, यहाँ तो आप माइनस कर दोगे, यहाँ आप एम्प्लॉय लिख दोगे। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अब मैं एम्प्लॉय बन के देखता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ, एज ए एम्प्लॉय सोचता हूँ। भाई मेरे को जो एम्प्लॉयर है ना, देखो अब इसमें एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय का था वही अपने एम्प्लॉयर का मान लिया था। ठीक है, इसके अलावा पीएफ में कंट्रीब्यूशन भी अपन को दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बता रखा है कि ये एम्प्लॉयर का ये एम्प्लॉय का है, तो अपन ये मान लेंगे दोनों का सेम ही है। तो देखो बेसिक, अगर आप बेसिक वेजेस डीए प्लस ओवर टाइम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वही मैंने एम्प्लॉय का मान लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन को अलग अलग नहीं दे रखा है। तो देखो सीधी सी बात है, 165 रुपये मेरे को मिले, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे को 165 रुपये मिले, लेकिन भाई जब मेरे को मिले ना 165, तो उसमें से 8 रुपये तो मैंने पीएफ में जमा करवा दिए, 2 रुपये मैंने ईएसआई में जमा करवा दिए, तो जो मेरे को नेट अमाउंट मिला है ना, वो तो 155 का मिला है। ठीक है, आप सैलरी स्लिप में देखना, आपको ऐसे ही कैलकुलेशन मिलेगी। 155 रुपये मिला है, तो लेबर अर्निंग 155 हो जाएगी। यदि मैं वर्कर बी की बात करूँ, तो देखो मैं वर्कर बी हूँ, मेरे को 240 रुपये मिले। ठीक है, उसमें से 12.8 प्लस 3.2 रुपये, 16 रुपये मैंने कौन जो मेरा वेलफेयर प्लान था वहाँ जमा करवा दिए, तो मेरे को जो नेट अमाउंट मिला कितना मिला, वो 224 का। ये मेरी लेबर अर्निंग हो गई। ठीक है, देखो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं एक दोबारा समझा देता हूँ। ओवर टाइम निकालना, देखो ओवर, एक बार मैं दोबारा से लाइन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप ओवर टाइम कैसे दे रहे हो, नॉर्मल वेजेस ले लो प्लस डीए, उसकी रेट निकालो और उस रेट को आप डबल कर दो। ठीक है, तो भाई मैं नॉर्मल वेजेस 100 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस डीए में 50 रुपये दे रहा हूँ, और वर्कर ए कितने घंटे काम करता है, 200 घंटे काम करता है, तो 1 घंटे की जो वेज रेट आई ना, बेसिक वेजेस और डीए की, वो 0.75 आई है। इसका मैं डबल करूंगा तो मेरी जो ओवर टाइम के लिए वेज रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 रुपीज। और क्वेश्चन ने ये बोला था कि ये जो आपने डबल करके जो अमाउंट आया है ना, वो आपकी ओवर टाइम वेज रेट माननी है, और ओवर टाइम मैंने 10 घंटे काम किए, तो 1.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 रुपये आ जाएंगे। ये मेरी ओवर टाइम की वेजेज आ गई। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो यदि मैं आगे की तरफ चलूँ, देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये तो जो अपन ने ऊपर किया है वही दोबारा प्रिंट कर दिया अपना जो इंस्टीट्यूट है उसने। ठीक है, इस कंसेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने लगभग आपसे करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए पिछले 10-12 साल के वो जो स्कैनर है वो उठाकर देख लेना, उसमें से आप थोड़े बहुत और एग्जाम्पल कर लेना। बाकी मैंने कंसेप्ट सारा यहाँ पर कवर कर लिया है, तो अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही थी, एक तो नॉर्मल आइडल टाइम और एक अब नॉर्मल आइडल टाइम का आप थोड़ा ध्यान रखना। जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसका आप बाकी बचे हुए आर में डिवाइड कर लेना उसकी कॉस्ट को, और जो अब नॉर्मल आइडल टाइम है उसकी कॉस्ट को आप कॉस्टिंग पी एंडल में ट्रांसफर कर लेना। चलो इसके बारे में अपन कुछ एग्जाम्पल कल और कर लेंगे, कल मैं आपको इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने कंसेप्ट सारे क्लियर करवा दिए आपको। ठीक है, कल मिलते हैं अपन।